हेलो बच्चों, चलो आज फिर एक रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। यह एक रिकॉर्डेड क्लास है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क के सही ना मिलने की वजह से लाइव क्लास में दिक्कत हो रही है और बहुत सही नहीं है। बच्चों की शिकायत है, सर साफ नहीं दिख रहा है। तो रिकॉर्डेड क्लास में तो बिल्कुल सारी चीज़ें साफ क्लियर रहेंगी। इसलिए हमने क्या सोचा कि रिकॉर्डेड क्लास ही क्यों ना दिया जाए, आपको बेस्ट रहेगा। आपको क्यों? तो चलिए हम जो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसको आप पूरा देखिए अच्छी तरीके से। इसके बाद आज हम उसी के आगे जस्ट बात कर रहे हैं और जो जस्ट उसी के आगे जो बात कर रहे हैं आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज की प्रोसेस। आज आपको क्या पढ़ना है? आपको आज का टॉपिक क्या क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का पहला टॉपिक ये है गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत फिर स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ना है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या पढ़ना है आपको? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब किस प्रकार से, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। ये हम इतने टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि कल पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। उसके साथ साथ में हमें क्या पढ़ना है? अब हमने इन तीनों के बारे में कुछ चीज़ें बताई भी थी। उसमें से आपको सबसे लास्ट वाले टॉपिक जो थी थोड़ा उसके बारे में, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी या फास्ट में हमने बताया था क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा था। तो हमने कहा कि वो जो सबसे लास्ट ग्रंथि है जिसे आप किसके नाम से जानते हैं, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, उसके द्वारा क्या स्राव किया जाता है? उसके द्वारा जो है लुब्रिकेंट स्राव किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब एक स्नेहक पदार्थ का स्राव किया जाता है। स्नेहक पदार्थ का कार्य क्या होता है? स्नेहक पदार्थ का कार्य होता है कि जब कभी भी अगर किसी भी मेल के द्वारा या किसी कपल के द्वारा कॉपुलेशन की प्रोसेस की जाती है, लैंगिक संसर्ग किया जाता है, तो उस दौरान जब स्पर्म रिलीज होने वाला होता है, ठीक, तो स्पर्म रिलीज होने के कुछ क्षण पहले काउपर्स ग्लैंड के द्वारा कुछ स्नेहक पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसकी वजह से, ठीक ना, वो जो यूरेथ्रा है, ठीक है ना, जो यूरेथ्रा है, ठीक है, वो पहले कैसा होता है? यूरिन डिस्चार्ज होने की वजह से, मतलब वो कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज का मतलब वहीं से यूरिन भी आ रहा, वहीं से स्पर्म भी आएगा। तो यूरिन डिस्चार्ज होने की वजह से वो पथ कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। तो उसको कैसा बनाना है? क्षारीय बनाना है। तो ये क्या करेगा? ये कुछ क्षारीय पदार्थ लिक्विड स्रावित करता है, जिसकी वजह से वो पथ कैसा हो जाएगा? वो पथ जो होगा आपका, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। अब अगर उस रास्ते से, ठीक है, अगर अब उस रास्ते से स्पर्म आएगा, ठीक है, तो उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सही, इतना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि ये स्रावित होता है, जो लिक्विड होता है स्रावित, ये क्या करता है? ये कॉपुलेशन क्रिया के दौरान जो घर्षण ज्यादा उत्पन्न होता है उस घर्षण को भी कम करता है। इसका मतलब वेजाइनल पथ में जो घर्षण उत्पन्न होगा यदि कॉपुलेशन क्रिया के दौरान, उस घर्षण को भी ये कम करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसका ये इतना कार्य हो गया। अब जस्ट उसी के बाद हम आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस। चलो बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट रहे हैं बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, हम एक टॉपिक डाल रहे हैं, दिखाई आपको दे रहा है? हाँ, क्या है? जिसे आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस की हिंदी क्या होगी? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी युग्मक
जनन होगी। इसकी हिंदी क्या होगी? युग्मक जनन होगी। ठीक है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? ठीक, पहली चीज तो ये आपको याद रखना है, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाती है। वहां तक दिखाई दे रहा है आपको? वहां दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लिख रहे हैं। यहाँ से रुक रही है, यहाँ से लगे ऊपर चला गया, देखो कब लाइन सीधी जाती है। अब युग्मक जनन कहलाती है। हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, एक तो चीज समझना, आप पढ़े थे, देखो आप पढ़े थे, ये टेस्टीज पढ़े थे, ठीक, टेस्टीज के अंदर आपने पढ़ा था ऐसे कुछ लोब पाए जाते हैं, फिगर की तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहे आप, ठीक, ऐसे लोब पाए जाते हैं टेस्टीज में। हमने कितना लोब कहा था? ये लोबों की संख्या पर टेस्टीज कितनी होती है? 250 होती है, यही कहा था हमने। तो इस लोब के अंदर क्या पाया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक लोब में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, ऐसे पाए जाएंगे। तो मान लिया जाता है, ठीक, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को या फिर इस लोब को जब आपने काटा था, ध्यान सुनना, इस लोब को जब आपने काटा था तो ये मान लीजिए लोब हो गया, इसमें कुछ इस प्रकार से आपको संरचनाएं मिली थी, ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से संरचनाएं मिली थी। अब ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक, ये क्या है? ये लोब है, ठीक। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसे चारों तरफ क्या पाई जाती? एक के, ठीक, लेयर पाई जाती है, ऐसे चारों तरफ एक लेयर पाई, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जर्म में, ठीक ना जी, इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जर्मिनल, ठीक है, एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं क्या करेंगी? इसकी कोशिकाएं डिवीजन करेंगी, और डिवीजन कई बार करके किसका निर्माण करेंगी? ठीक ना, गैमीट का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? गैमीट का, मतलब यहीं से गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो ये युग्मक निर्माण समझ में आया। अब जैसे में ये आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? समझ में आया? जैसे में आप इसको लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरी चीज देखो, हम इसको अब यहीं से देखो, हमने इसलिए आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप जो है, देखो यहाँ से आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, कैसे? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक ना, जर्मिनल एपिथेलियम से कई बार विभाजन की क्रिया द्वारा, कई बार विभाजन की क्रिया द्वारा, ठीक, क्या है? युग्मक। अब युग्मक क्या है? अगर ये मेल से तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम स्पर्म लिख सकते हैं, स्पर्म, ठीक है ना। युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मैं आप बहुत अच्छे से एग्जांपल दे सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस आपको समझ में आया होगा, और गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। देखो, युग्मक जनन के अंतर्गत 2 आता है, ठीक। क्या क्या आएगा? एक आपको आएगा, ठीक है ना, एक आएगा आपको शुक्राणु जनन। क्या आएगा? एक आएगा आपको शुक्राणु जनन, एक ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको अंडाणु जनन, 2 मिलेगा। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत क्या मिलेगा? 2 ठो मिलेगा। एक आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहोगे, आप स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।
एक आप क्या कहते हो, oogenesis कहोगे। क्या कहोगे, oogenesis कहोगे। तो दो चीजें आपको पढ़नी है इसमें, किसके अंतर्गत, स्पर्मेटोजेनेसिस के, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत आपको दो चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी, एक शुक्राणु जनन, एक अंडाणु जनन, जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस और ठीक ना oogenesis कहते हैं। दो चीज पढ़नी है आपको ढंग से। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुक्राणु जनन पढ़ते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से कैसे कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार बोर्ड को आप ढंग से देखो बढ़िया से, फिर उसके बाद मैं इसको साफ करूं तब आगे चलूं। ठीक, चलो बाबू आगे चलते हैं। ठीक है, साफ करते हैं इसको। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे आप क्या कहते हो, शुक्राणु जनन कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, शुक्राणु जनन कहते हो। अब शुक्राणु जनन में क्या पढ़ना, देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा मान लीजिए ये क्या है, ये आपके पास एक क्या है, यह आपके पास एक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक, ये आपके पास एक क्या है, यह आपके पास सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ठीक ना ऐसे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं कब पाई जा रही हैं, ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जा रही हैं। कब, भ्रूणीय अवस्था में। ठीक ना, ये कोशिकाएं कब पाई जा रही है, भ्रूणीय अवस्था का मतलब क्या है, एक लेयर पाई जा रही है। भ्रूणीय अवस्था का मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, इसमें ये जो परत आपको दिख रही है ना, जिसे आप जर्म सेल कह सकते हो। ठीक, जिसे आप जर्म सेल कह सकते हो। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। और विभाजन से क्या बनाएगा, ये विभाजन से स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया पहले बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। और स्पर्मेटोगोनिया आगे क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। और स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के क्या बनाते हैं, ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। और स्पर्मेटिड्स क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, या फिर आप क्या कह सकते हो, स्पर्म कह सकते हो। ये क्या बनाएंगे, स्पर्म, मतलब लास्ट स्टेज ये है स्पर्म है, जो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, जो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। चेक करो एक बार बोर्ड को, तो फिर इसी विभाजन को हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखो अब क्या है, इसी प्रक्रिया को इन्होंने ठीक है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, इस प्रक्रिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो पहले भाग का क्या नाम है, देखो यहाँ पर हम बनाना शुरू कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मान लो एक कोशिका जिसे आप जर्म सेल कहते हो। ठीक है, ये क्या करती है, 2 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। ठीक है, ऐसे 2 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। और ये किसके द्वारा निर्माण कर रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण कर रही है, समसूत्री
विभाजन के द्वारा। इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है 2n है, इसकी भी प्लॉइडी लेवल 2n है, इसकी भी प्लॉइडी लेवल 2n है। उसका कारण क्या है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है, उसका वो कारण है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी दो कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसी दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर दो कोशिकाएं जो बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा बन रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा बन रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। हम इसे प्रथम समसूत्री विभाजन कह सकते हैं, इसे हम द्वितीय समसूत्री विभाजन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी एक कोशिका। ठीक है, देखो आप ढंग से देखो, आपको अब दिखेगा। ठीक है, बोर्ड से चमक आ रही थी। ठीक, अब देखो तो समसूत्री में प्लॉइडी लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कुछ क्या होगा, इस प्रकार से बनेंगे। सही है, अब जो इस प्रकार से बन रही है, ठीक, तो देखो यहाँ एक कोशिका से दो, दो से चार, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कोशिकाओं का गुणन हुआ है। क्या हुआ, कोशिकाओं का नंबर बढ़ा है, और वो किससे कैसे बढ़ा, गुणन के द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं, गुणन प्रवस्था कहते हैं। इस प्रवस्था का नाम क्या रख देंगे हम, गुणन प्रवस्था नाम रख देंगे। इतनी बात समझ में आई यहाँ पर, अभी ध्यान से समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा कि ये जो सेल है, ये जो सेल है यहाँ एक ठू, ये जिस देखिए पहली चीज क्या है कि एक कोशिका से ये चार कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ तक सही है, एक कोशिकाओं से कितनी कोशिका का निर्माण हुआ है, चार कोशिकाओं का। यहाँ तक आपको सही है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो जैसे मान लो ये चारों कोशिकाएं विकसित होंगी, सही है, ये विकसित चारों कोशिकाएं होंगी, तो जिस प्रकार से एक कोशिका विकसित होती वैसे तीन ठो जो बची रहेंगी वो तो विकसित होंगी ना, वैसे ही तीन विकसित होंगी। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि किसी एक बारे किसी चारों कोशिकाओं में से एक के बारे में पढ़ते हैं, बाकी तीन के बारे में सारी घटनाएं सेम हो रही हैं, तो ऐसे पता चल जाएंगी, हमको आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये बताओ आप, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई भी एक कोशिका इन चारों में से ले लेते हैं। चलो हम ये वाली कोशिका ले लें या फिर ये वाली ले लेते हैं। ठीक, तो ये कोशिका क्या करेगी, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे विकास करके अपने आप को बड़ी करेगी, और साइटोप्लाज्मिक विकास करेगी, कोशिका बढ़ गई, बड़ी हो गई। प्लॉइडी लेवल अभी भी कितना है, 2n है। प्लॉइडी लेवल अभी भी कितनी है, 2n है। फिर क्या होगा, अब जब ये छोटी सी बड़ी कोशिका हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, इतने भाग को, हम इस भाग को वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना, वृद्धि प्रवस्था लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बताओ मुझे, सही है, इससे क्या कहेंगे हम, वृद्धि प्रवस्था कहेंगे। चलो ये भी सही हो गया। अब क्या होगा, नीचे जगह, हाँ बिल्कुल जगह, यहाँ तो जगह, इतने में आ जाएगा। अब क्या होगा, ये कोशिका भी दो भागों में ऐसे अपने आप को डिवाइड करेगी, दो भागों में इसे डिवाइड करेगी। जब दो भागों में डिवाइड करेगी, लेकिन डिवीजन अब की बार कैसा हो रहा है, अब की बार जो डिवीजन हो रहा है ना, वो माइटोसिस नहीं हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री, क्या हो रहा है, अर्धसूत्री, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो अब की बार प्लॉइडी लेवल 2n थी, तो 2n से क्या हो जाएगी, खाली n हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगी, सिर्फ n रह जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में प्लॉइडी लेवल क्या हो जाती है, संतत कोशिकाओं में आधी हो जाती है। चलो ये भी सही हो गया। अब फिर से डिवाइड करेगी, अभी हम किसी कोशिका का नाम नहीं लिख रहे हैं ना, अभी देखना, अभी बढ़िया से समझ में आएगा। ये फिर डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, तो अब की बार क्या होगा, ये फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड अर्धसूत्री, ठीक है ना, विभाजन होगा। चलो ये भी सही हो गया। यहाँ क्या हो गया, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन हो गया। जब सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन हो गया, ठीक है, तो इसमें प्लॉइडी लेवल कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। इसमें प्लॉइडी लेवल सब में कितनी रह जाएगी, n। क्यों, क्योंकि एक तो नोट आप याद रखो, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नोट,
नोट क्या है कि यहां पर लिख रहे हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है, बराबर क्या लिख रहे हैं, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समसूत्री विभाजन के बराबर क्या है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, यह समसूत्री विभाजन के बराबर। इसका मतलब समसूत्री विभाजन में कहीं भी प्लॉयडी लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आई थी, गुणिता के स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो उसी प्रकार से सेकंड अर्धसूत्री विभाजन में कहीं पे गुणिता के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ गए होंगे आप। क्यों, जरा यहां तक देखो एक बार ढंग से, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलो मैं आगे, एक बार आप ढंग से देख लो। चलो अब मैं सभी सेल का नाम लिख रहा हूं। चलो देखो देखो, ये क्या है, ये जो आप जर्म सेल कहते हो, इसे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कह सकते हैं। अब मैं सभी सेल का नाम और ढंग से लिख रहा हूं, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। इसे प्राइमोर्डियल, ठीक है, जर्म सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है, तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ये किसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अब ये फिर सेकंड समसूत्री विभाजन करेगा तो भी चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसे भी हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक, वो आगे विकास करेगी, ठीक है। जब आगे विकास करेगी तो जब वृद्धि प्रवस्था में पहुंचेगी, ध्यान सुनना, अभी हम दो प्रवस्था के बारे में बात की है। गुणन प्रवस्था में संख्या डबल हो रही थी, इसके बाद कहाँ पहुंची है, वृद्धि प्रवस्था में। छोटी सी कोशिका बड़ी हो गई, जब छोटी सी कोशिका बड़ी हो जाती है इसे वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। और वृद्धि प्रवस्था में प्लॉयडी लेवल अभी सबकी लगभग वृद्धि प्रवस्था तक सेम होती है, लेकिन जैसे इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, पहले वृद्धि प्रवस्था में जब ये कोशिका पहुंच जाती है इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ है, एक वृद्धि प्रवस्था में आ गई, बड़ी हो गई। ये कब, कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ है। अब ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर रही है। जब ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर रही है तो दो कोशिकाओं का निर्माण किया, और अर्धसूत्री विभाजन में प्लॉयडी लेवल 2n से क्या हो जाती है, n हो जाती है। जब n हो जाएगी, ठीक है, तो इस कोशिका जो दो कोशिकाएं बनी, ये डॉटर सेल जो बनी है, इसे हम सेकेंडरी क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है ना, मेटोसाइट्स कहेंगे। चलो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, सही है। फिर अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, ये सेकेंड मियोसिस होगा, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, फिर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा डॉटर सेल का। जो दो कोशिकाएं निर्मित हुई हैं इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे। ये क्या है, स्पर्मेटिड्स है। अभी देखिए राउंड है स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स क्या है, अभी ये राउंड है, ठीक है। स्पर्मेटिड क्या है, अभी ये राउंड है, अभी स्पर्म का शेप नहीं लिया है, ठीक है। और देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो रहा है, अब ये परिपक्व हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन करके परिपक्व हो रहा है। इसलिए इस प्रावस्था को परिपक्वन प्रावस्था क्या कहेंगे, परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। यहाँ तक ठीक है।
यहाँ तक भैया ठीक है। देखो एक बार बोर्ड को आप ढंग से, ये स्पर्मेटिड्स निर्माण हो गया। स्पर्मेटिड्स के बाद अब देखो थोड़ा, स्पर्मेटिड्स के बाद यहाँ पर अब पूर्व शुक्राणु या शुक्राणु कायांतरण होगा। तो जब शुक्राणु कायांतरण होगा तो यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये शुक्राणु जो है, ठीक है ना, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहोगे। इसे आप क्या कहोगे, इसे स्पर्म या स्पर्मेटो, इसे आप जोआ कहोगे, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाली संरचना आपको दिख रही है, इससे कहा जाएगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस। चेक करो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम स्पर्म और स्पर्मेटिड्स में दोनों में अंतर लिखेंगे, ठीक, फिर आगे चलेंगे। एक बार जरा चेक करो जल्दी से, तो बोर्ड को ढंग से एक बार देख लो आप बढ़िया से, ठीक। जो स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, वीडियो पॉज करके जो भी कुछ करना करो आप जल्दी। चलो मैं अब आगे चलता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, ठीक है। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म का निर्माण होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, मुझे लग रहा है, और मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया भी है, ठीक। देखो एक बार ढंग से, तो देखो हमने कहा ये स्पर्मेटिड है, और इससे क्या बनेगा, इससे ये स्पर्म बनेगा, ठीक है, स्पर्म बनेगा। तो ये क्या है, अब ये पहली चीज, स्पर्म कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हम क्या कहते हैं, तो इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। बात समझ में आई, फिर से सुनो। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात, ठीक है, अर्थात जो आप पढ़े थे, ठीक ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस 2 चरणों में कंप्लीट होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि गैमिटोजेनेसिस मेल में 2 चरणों में कंप्लीट होती है। जैसे देखो, गैमिटोजेनेसिस नहीं बल्कि यही सही है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो आया आपका, ये स्पर्मेटोजेनेसिस तक आया। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा कि शुक्राणु में कायांतरण। कायांतरण का मतलब पूर्ण रूप से उसकी बॉडी का सही स्ट्रक्चर बनना, ताकि वो मोटाइड हो सके, उसको एक आकार मिल सके, ठीक ना, ये सारी प्रोसेस करना, उसी को क्या कहेंगे, और इसमें फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आ जाए, ठीक ना, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रारंभ कहाँ से होती है, खत्म कहाँ पे होती है, उसको सुनना। अगर हम यहाँ पर ऐसे एक स्टार बनाए और लिखें, हम लिखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक। स्पर्मियोजेनेसिस प्रारंभ कहाँ से होगी, तो आपको याद रखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये खत्म कहाँ होगी, ये खत्म जो होगी वह इपिडिडाइमिस में होगी, इपिडिडाइमिस में होगी। खत्म कहाँ होगी, एपिडिडाइमिस में। मतलब स्पर्मियोजेनेसिस जो है, ठीक है, वो कहाँ से प्रारंभ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रारंभ होगी, और ये खत्म कहाँ पे होगी, एपिडिडाइमिस में होगी, ठीक ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से, ये जो है सरटोली सेल, सरटोली सेल कहाँ से होगी,
सर्टोली सेल, मतलब ये जो आपको स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल के अंदर धंस जाते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं, पोषक लेते हैं और वहीं से अपना विकास करना शुरू करते हैं और एपिडर्मिस तक जाते जाते इनके पास योग्यता अर्जन आ जाती है, मोटिलिटी आ जाती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। ठीक है, ये चीजें आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने लिखा जो है आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, अब आगे क्या है, आगे हमने क्या कहा, आपको स्पर्म और स्पर्मेटिड में अंतर कुछ लिखना है। क्या अंतर लिखना है, देखो आप स्पर्म और स्पर्मेटिड में अंतर लिखना है। ऐसे करिए आप, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए आप स्पर्म, ठीक है, और एक तरफ लिखिए आप स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से दो चीजें ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, जब कॉलम बना लिए ना, तो पहली चीज स्पर्म का एक के साइज होता है, आकार होता है, तो सबसे पहले हम आकार से शुरू करते हैं। तो स्पर्म जो होता है वो स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल राउंड होता है, ठीक ना, गोल होता है। ठीक, दूसरी चीज फिर क्या लिख सकते हैं हम इसमें, स्पून का मतलब चम्मच के आकार का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं चम्मच के आकार का। ठीक है, क्या ये गोल है, कैसा ये गोल है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे हम, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। अभी आपको एक्रोसोम अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आगे स्ट्रक्चर आप इसमें पढ़ेंगे तो अभी टॉपिक है उसमें आपको समझ में आएगा। एक्रोसोम पाया जाता है, इसमें एक्रोसोम नहीं पाया जाता बल्कि क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है इसमें, गोल्जी बॉडी, बल्कि गोल्जी बॉडी के द्वारा ये क्रोमोसोम का निर्माण किया जाता है, ये भी सही बात है। ठीक, फिर क्या है, फिर इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें जो है, ठीक है, मोटिलिटी पाई जाती, मतलब ये कैसा होता है, ये गतिशील होता है। कैसा होता है, ये गतिशील होता है। और ये कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये अगतिशील होता है, अगतिशील होता है। ठीक है ना, ये कैसा होगा, ये मोटाइल होगा। और ये कैसा होगा, ये नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको। तो हमने क्या कहा, दूसरी चीज क्या होता है, स्पर्म कैसा होता है, लाइटली, हल्का होता है। ये कैसा होता है, ये हल्का होता है स्पर्म। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स कैसा होता है, ये भारी होता है। ठीक है, ये भारी होता है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक सही है। ठीक, 4 अंतर आपको बहुत, इतना याद रखिए। बाकी यार दूसरी चीज का लिखना तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल पाई जाएगी, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक ना, वो सामान्य प्रकार का पाई जाएगी, वो भी लिख सकते हैं। इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको 4 भागों में डिवाइड नहीं, 4 भाग कौन कौन सा, इसको हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल में डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड नहीं किया गया 4 भागों में। ठीक है, तो कुछ आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमने इसका अंतर भी लिखवा दिया है। ठीक है, इसका हमने अंतर भी लिखवा दिया कि स्पर्म और स्पर्मेटिड में क्या क्या अंतर होते हैं। चलो अगर यहाँ तक सही है तो फिर सही है। चलिए एक बार आप बोर्ड को अच्छे से देखिए, फिर मैं तुरंत चालू करता हूँ अब। ठीक ना, स्पर्म का निर्माण किस हार्मोन्स के द्वारा कैसे किया जाता है, कैसे स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, उसको आप एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, चलो साफ कर दूंगा। साफ कर दिया भैया, बाबू भैया साफ कर दिया आपने। ध्यान दो। अब आगे क्या है, आगे जो आपको पढ़ना है वो हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है। ठीक है, चलो सुनना है ध्यान से, बढ़िया से। माना कि ये हाइपोथैलेमस है,
माना कि ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जिसे आप GN, ठीक ना, RH कहते हैं, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसे आप क्या कहते हैं, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH रिलीज कर रहा है। ये किसके पास कर रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कर रहा है। किसके पास कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब अग्रपीयूष ग्रंथि। किसके पास कर रहा है ये अग्रपीयूष ग्रंथि के पास हार्मोन से रिलीज कर रहा है। अग्रपीयूष ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन से रिलीज करती है, देखो, ठीक है। इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे। कौन कौन सा, एक होगा FSH, जिसे आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या पुट्टिका उत्प्रेरक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे आप पुट्टिका उत्प्रेरक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा एक आपके पास हार्मोन्स है जिसे आप LH हार्मोन्स कहते हैं, इसे आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे आप, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानेंगे। यहां तक सही है। ये FSH हार्मोन्स किसके पास जाता है, ये FSH हार्मोन से जाएगा टेस्टीज में। कहाँ जाएगा, टेस्टीज में। टेस्टीज में किसके पास जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा। सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिएंट देगी, पोषण देगी। क्या देगी, पोषण देगी। किसको देगी भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए, ठीक है ना, जिसे आप जर्म सेल या स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोगोनिया जो भी आप कह रहे थे, ठीक है ना, तो पोषण देगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विकसित हो रहे शुक्राणु को, ऐसे हम लिख सकते हैं विकसित, ठीक ना, शुक्राणु को, विकसित शुक्राणु को। अब सब तो विकसित है, जब विकसित हो रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो ये फिर क्या होगा, ये हार्मोन्स भी जाएगा टेस्टीज में, ये भी हार्मोन्स कहाँ जाएगा, टेस्टीज में। टेस्टीज के पास टेस्टीज में जाएगा, और टेस्टीज में कहाँ पे जाएगा, आप जो पढ़े थे लोब, लोब में क्या था, लोब के अंदर जो है एक सेल पढ़ा था आपने जिसे आप लीडिंग सेल कहते थे, लीडिंग सेल कहते थे। लीडिंग सेल के पास जाएगा, लीडिंग सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करेगा, प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक ना, किसको, ये सर्टोली सेल को प्रेरित करेगा पोषण देने के लिए, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करेगा, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होगा वो मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए, ठीक ना, स्पर्म फॉर्मेशन को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कुछ इस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल होता है। एक बार फिर से समझो, देखो आप, मुझे पता आप समझ गए हैं, फिर भी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से आ जाए। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस हमारा, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज किए गए, किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। ये अग्रपीयूष ग्रंथि जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जिससे आप FSH और LH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। FSH हार्मोन्स भी टेस्टिस के पास ही जाता है, और ये LH हार्मोन्स भी टेस्टिस के पास जाता है। लेकिन ये टेस्टिस के पास जाके सर्टोली सेल को क्या करता है, ये उत्प्रेरित करता है, किसके लिए, पोषण प्रोवाइड करवाने के लिए, किसको, विकसित हो रहे शुक्राणु, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये टेस्टिस के अंदर जाएगा, लोब के जो सेमनीफेरस, ये देखिए, ये सर्टोली से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जा रही है। ये कहाँ पाई जा रही है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जा रही है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाई जा रही है। कहाँ पाई जा रही है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाई जा रही है, लोब के अंदर। तो इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित किया जाएगा, ठीक है, जो स्पर्म फॉर्मेशन को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार
होगा और ये हार्मोन जब स्रावित होगा तब स्पर्म फॉर्मेशन की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, नहीं तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक, एक बार आप बोर्ड की तरफ देख लें, फिर मैं उसके बाद इसको तुरंत साफ करूँ और स्पर्म का स्ट्रक्चर बनवा दूँ और क्लास को मैं फिर एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फिर बात कर लेंगे, ठीक है। चलो सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, तब हम एक टॉपिक बचेगी उसके बाद भी, जिसे आप स्पर्म में रूट ऑफ स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से कैसे प्रारंभ होता है, कहाँ रूट कहाँ पहुँचता है स्पर्म, कहाँ से बाहर निकलता है, सारी चीज़ें, ठीक है, पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ लेंगे। चलो उसी उम्मीद के साथ में फिर हम इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं। क्या है इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ठोस संरचना बना रहे हैं शुक्राणु की, ऐसे, ठीक है। ये शुक्राणु की कुछ इस प्रकार से संरचना बना रहे हैं। थोड़ी अगर बढ़िया बन जाए तो और बढ़िया है, नहीं बढ़िया बनेगा तो फिर हम बढ़िया बनाने का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। ये कुछ इस प्रकार से बन गई है तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हेड बहुत भारी हो गया शरीर के अपेक्षाकृत, हेड थोड़ा सा छोटा कर देंगे, नहीं तो इस सर के बल गिर जाएगा। हेड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो सर के बल गिरेगा नहीं। इसका चलो अब लगभग ठीक है, अब नहीं गिरेगा, बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इसके अंदर ये यहाँ से ऐसे कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ आपको संरचनाएं दिख जाएंगी। फिर इसको ऐसे लपेट के रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऐसे लपेट के रखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ऐसे लपेट के रखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे आप स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे थे, सही है। तो इधर आगे की तरफ ऐसी एक संरचना पाई जाएगी जिसे आप क्या कहते हो, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। स्पर्म टिप के नाम से जाना जाता है। तो इस इतने भाग को हम क्या कहते हैं, इतने भाग को हम हेड कहते हैं, हेड। ओह, दो बार हो गया, हेड हो गया। इस भाग को आप क्या कहते हो, इस भाग को हम नेक कहते हैं। इस भाग को भी क्या कहते हो आप, मिडिल पीस कहते हो, ठीक है, मिडिल पीस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेल कहलाएगा। चलो सही, संरचना सही बनी है, संरचना सही बनी है, बनी सही। लिखो फिर, नामकरण करो। इसे हम एक्रोसोम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। ये वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसे आप केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होगी, तो खाली एन होगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण हुआ है। ये दो ठोका पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये स्पाइरल प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, स्पाइरल, ठीक है ना, प्रकार का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, ये तो टेल है, जनबे करते हो आप, कहाँ जरूरत बताने की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सही है। अब कहानी सुनो इसकी, अभी तक तो हमने सिर्फ फिगर बनाया ना,
कहानी तो भी बाकी है, कहानी अब सुनो। एक्रोसोम जो होता है किसी भी स्पर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा 2 एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? हायालुरोनिडेज, ठीक है, हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन। क्या? एक्रोसिन। ये दोनों एंजाइम ओवम की लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो एक ओवम पाई जाती है उसके चारों तरफ 2 लेयर होती है, नाम आप सुने होंगे, ठीक है। कौन कौन सी? एक आप नाम सुनेंगे जोना पेलुसिडा, एक नाम सुने होंगे कोरोना रेडिएटा। इन दोनों लेयर को तोड़ना इनका कार्य होता है। तो तोड़ा कैसे जाएगा, ये चीजें हम फर्टिलाइजेशन के दौरान बढ़िया से बताएंगे। अभी हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां तो आपको सीखना है दूसरी चीज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी, ठीक ना, बॉडी के द्वारा होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट के रूप में याद रख लेना है। क्यों? किसके द्वारा होगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा होगा। चलो ये भी सही है। न्यूक्लियस क्या है? हेड वाले पार्ट में पाया जाता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल। सेंट्रियोल का कार्य थोड़ा याद रख लो। सेंट्रियोल जो होता है, ठीक है, ये वाला, ये सेंट्रियोल निषेचन के पश्चात, किसके पश्चात? निषेचन के पश्चात विदलन में मदद करता है। विदलन, ठीक है ना, विदलन में मदद करता है, निशियो सत्यानाश, हिंदियो सत्यानाश, कुल सत्यानाश। चलो लिखा, कोनो बात ना, ठीक है। ये विदलन में मदद करता है। कब? जब शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन के बाद ये जाइगोट है, तो जाइगोट भैया इसे डिवाइड होगा ना कई कोशिकाओं में, तब जाके क्या बनेगा? एक भ्रूण बनेगा। तो वो जो डिवाइड होने की प्रक्रिया, उसमें कौन मदद करेगा? सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है, पहले से आपको पता है। इसे ये क्या करेगा? इसको ऊर्जा देगा ताकि ये क्या करे? गति करे। क्या करे? गति करे। बात समझ आई? चलो ठीक है। फिर टेल वाला पार्ट क्या? टेल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए है? ये गति के लिए है। टेल की वजह से स्पर्म क्या होता है? गति करता है, ठीक है। इसमें जो सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है, जो इसमें सेंट्रियोल कह रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, उसकी जो व्यवस्था होती है 9+2 की होती है, ठीक है। तब जाके ये इसका निर्माण होता है, फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो ये जो फ्लैजिला पाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो 9+2 के वजह से हुआ, अरेंजमेंट की वजह से हुआ, वो गति कर रहा है, ठीक है। इतनी बात सही है। तो थोड़ी सी और चीजें इसके बारे में लिख दिया जाए। कई जगह होगा है, हाँ ये जगह इतनी बहुत है, इतने में तो पता नहीं क्या कहा जाएगा। देखो तो सही, चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहले आकार, सबसे पहले क्या है? आकार। आकार कैसा है? चम्मच के जैसा है। आकार कैसा है इसका? चम्मच के जैसा है। चलो ठीक है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। साइज के बारे में बात करते हैं। लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 45 से 54 माइक्रोमीटर होगी। क्या होगी? 45 से 54 माइक्रोमीटर होगी। चलो ये भी सही है, ये सही है। आगे देखो फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति को द्वारा पर इजेकुलेशन में कितने शुक्राणु रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के द्वारा पर इजेकुलेशन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु, कितने मिलियन, ठीक है ना, स्पर्म में क्या है? स्पर्म में रिलीज किए जाएंगे। यहाँ तक सही है। कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म में निर्माण किए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम कुछ बात करें, ठीक है, तो जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं।
और 40% जो स्पर्म होते हैं वो अति गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? वो अति गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अति गतिशील होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन क्रिया में इसी 40% में से भाग लेंगे, कि 60% बेकार बात। फिर उसके बाद अगर बात करें इनकी गति कितनी है, तो गति के बारे में बात करें 4 एमएम प्रति मिनट है। कितनी है? 4 एमएम प्रति मिनट इनकी गति है। ठीक है, हाँ कुछ बच रहा है इसके बारे में चेक करो। आकार है चम्मच के जैसा, स्पून लाइक स्ट्रक्चर, साइज 45 चम्मच माइक्रोमीटर। पर इजेकुलेशन में कितना? पर इजेकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर इजेकुलेशन, पर इजेकुलेशन, ठीक है, ये पर इजेकुलेशन में हो गया। ठीक, तो कितना हो गया? 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो गया। उनमें से 60% सामान्य रहेंगे और 40% अतिगतिशील होंगे। फर्टिलाइजर के लिए हम यही भाग लेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। गति कितना करेंगे? 4 एमएम प्रति मिनट की दर से गति करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो कुछ और चीजें, हाँ यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, लेकिन पूछा तो जाता नहीं है, फिर भी हम बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि एक व्यक्ति के दौरान कितना सीमेन रिलीज किया जाएगा, तो 2 से 5 ml। कितना? 2 से 5 ml क्या है? पर इजेकुलेशन ह्यूमन के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक बार में 2 से 5 ml सीमेन रिलीज किया जाएगा। सीमेन कितना रिलीज किया जाएगा? क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। यहाँ तक आपको सही है? चेक करो एक बार, पूरा ढंग से चेक करो। आप चेक करो पूर्ण रूप से इस पर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसे हैं। और हम आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार बोर्ड को देख लीजिएगा ढंग से। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट कर देंगे, हम उसको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।